सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज की अच्छी बात है अच्छी नजर। अब नजरे बाद और नजर ये सारी तो बहुत हमने डिस्कशन की थी, तो हमने सोचा क्यों ना अच्छी नजर पर बात की जाए। अच्छी नजर से मुराद ये नहीं है कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं और अच्छी नजर है बहुत, इसका मतलब ये है कि अदब, एहतराम, रिश्ते, उनकी कदर व कीमत, एक दूसरे इंसान और उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर अच्छी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नज़र के बगैर किसी भी अच्छे मुआशरे की तकमील मुमकिन नहीं हो सकती। और एक दूसरे के मामलात पर अच्छी नज़र और इज़्ज़त और एहतराम का सिलसिला जारी रखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है हम उसे अपनी अच्छी और मुस्बत नज़र से बहुत अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी छलकती है फिर आंखों से, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये बार बार आप आंखों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, खैर है, किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप मुझे ही कह सकते हैं। लेकिन आज एक तो मेरी तारीफ करने की जमील ने इसलिए आंखों का बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज आप हमारे सेट पर भी बहुत सारे आंखें देख रहे होंगे, चश्मों की आंखें देख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि आज आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते रहना है, हमें लाइव कॉल्स भी करनी है। आज का सेगमेंट बहुत ही मज़ेदार किस्म के हैं, दो तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे आज आपसे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि जो हम ग्लासेस लगाते हैं क्या ये फैशन है या ज़रूरत है, या ये हमारी आंखों की हिफाजत करते हैं, और किस तरह के चेहरे पर गोल, बेज़वी, डायमंड, लंबा, बहुत से फेसेस की शक्लें होती हैं, ग्लासेस भी उस पर कौन सी लगाएं। और फिर दूसरी बात ये कि सस्ती ग्लासेस लगाने का क्या नुकसान हो सकता है, और अच्छी और ब्रांडेड या महंगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका लेना देना कितना होता है, ये सारी डिस्कशन आज के शो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, सोहेल भट्टी साहब के पास, जल्दी से खबरें जानते हैं उनसे, फिर आगे बढ़ेंगे। सोहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या खबरें आज की? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सखीरा साहब। आज की खबर पर जाने से पहले आपने अच्छी नज़र के हवाले से बात की। यकीनी तौर पर अच्छी नज़र रखने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर सरकारी वसाइल को बुरी नज़र से देखा जाए या उससे बुरी नज़र लग जाए तो उससे भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। हमारा कुछ मामला इसी तरीके से है, जो कि हमारा वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जो तरक्याती मनसूबों के हवाले से आवाम को सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से इदारा कायम है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे काफ़ी अरसे से फंड्स की किल्लत का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर उसको बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। सीडीओ को भी फंड्स, मतलूबा फंड्स नहीं मिलते, जिसके नतीजे में तरक्याती मनसूबे वफाकी दारुल हुकूमत में बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और उसके साथ आवाम को सहूलियात फ्राहम करने से मुतल्लिक मनसूबे भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी गुज़श्ता हफ्ते हमें ये समाअत के दौरान मौत देखने का मौका मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने मैंडेट के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहे। चूँकि फ़ंड्स की किल्लत है, मनसूबे मुतासिर है, तो इसके अलावा जब फ़ंड्स की किल्लत को दूर करना है तो CDA के पास, ये वफाकी हुकूमत के पास एक ऑप्शन होता है कि आप CDA को गो अहेड दें कि आप चलें कुछ प्लॉट्स फ़रोख्त कर दीजिए, वहाँ से पैसा आए, कुछ अरसे के लिए फ़ंड इस्तेमाल करें, फिर पैसा ख़त्म हो जाए तो फिर प्लॉट्स की ऑक्शन कर दें। ये सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते जो इस रवा हफ्ते के दौरान ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर 4 रोज़ के दौरान ये ऑक्शन का अमल जारी रहा, और उसके बाद CDA ने जो कमर्शियल और जो रहायशी प्लॉट्स थे वो फ़रोख्त किए उन इस्लामाबाद के सेक्टर में जो डेवलप सेक्टर्स हैं और जो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन कंसीडर की जाती है, उनके प्लॉट्स एक बड़ी तादाद के अंदर फ़रोख्त किए गए, जिसके नतीजे में 23 कमर्शियल प्लॉट्स ऑक्शन के नतीजे में फ़रोख्त हुए, जिससे 10 अरब 3 करोड़ रुपए का वैल्यू में ये फ़रोख्त हुए, और उसके साथ 25 रिहायशी प्लॉट थे जो कि 1 अरब 2 करोड़ 40 लाख रुपए के बस फ़रोख्त किए गए। ये मजमूई तौर के ऊपर 11 अरब 28 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जो कि CDA ने ऑक्शन के जरिए हासिल की। उसके बाद CDA ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने बड़ी रकम इन ऑक्शंस के जरिए हासिल की है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने भी इसको बहुत सराहा और उन्होंने इसको ये कहा कि ये ऐसा इक़दाम है जिससे जो हमारे मुल्क की मौशियत के ऊपर सरमायाकारों का एतमाद का ये मज़हर है। लेकिन दूसरी जानिब जब हमने इसकी थोड़ी खोज लगाई, तहकीकात की, तो पता चला कि ये कोई इतना फ़ायदे का सौदा नहीं था। ये प्लॉट्स की ऑक्शन
बड़ा घाटे का सौदा हुआ है। उसकी वजह यह थी कि जब सीडीए के अंदर इन प्लॉट्स की नीलामी का अमल शुरू हुआ, बोर्ड के अंदर यह मामला आया, तो गुज़श्ता माह एक बोर्ड के मेंबर्स ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने कहा कि आप हमें पहले बोर्ड की प्रोसेस शुरू करने से पहले बोर्ड को आगाह किया जाए कि कितने प्लॉट्स हमने नीलाम करने हैं, किस किस सेक्टर में हैं, और तमाम डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर, अगर आप जिसके अंदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एरिया शामिल है, ब्लू एरिया शामिल है, G9 कराची कंपनी अगर हम बात करें वो शामिल है, अहम सेक्टर्स के मराकज़ शामिल हैं, वहाँ पर डेवलप्ड जगहों के ऊपर अगर आप सारे प्लॉट ऑक्शन करने जा रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर सीडीए ने जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं उनकी अट्रैक्शन नहीं रह जाएगी। तो क्या कॉम्बिनेशन है? इख्तलाफी नोट था, उस इख्तलाफी नोट के एतराज़ात दूर ना किए गए, ऑक्शन का अमल शुरू हुआ, दावा किया गया कि हमने शफाफ और बेहतरीन ऑक्शन ये देखा जाए कि लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में कमर्शियल रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी सीडीए की बड़ी कामयाबी कह दें, तो क्या ये प्लॉट्स मार्केट रेट पर नीलाम हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसके जानने की कोशिश की, जो बिड मौसूल हुई और जो कुछ नताइज जब तक सीडीए ने डिस्क्लोज किए, उसके मुताबिक आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत कीमती लोकेशन के प्लॉट्स मार्केट रेट के मुकाबले में इंतहाई कम रेट के ऊपर नीलाम किए गए हैं। चूँकि ओपन बिडिंग का प्रोसेस था, लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, प्लॉट्स बिके जरूर, लोग बैठे थे, मौजूद थे, लेकिन अगर जो एडवांटेज जो क्लेम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से करवाया गया है, जो सीडीए क्लेम कर रहा है, वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि आपने ये प्लॉट्स मार्केट रेट के मुकाबले में कम कीमत पर फरोख्त किए। हमने उसके जानने की कोशिश की तो तकरीबन 72 प्लॉट्स के ऊपर जो रेट था मार्केट के मुकाबले में 50 से 70 हज़ार रुपये फी स्क्वायर यार्ड कम रेट मौसूल हुआ। चूंकि उस वक्त सीडीओ को बेहतर बोली लगी और प्लॉट फरोख्त कर दिए गए। वो लोग जो इस रियल स्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं, गुज़श्ता 30 साल से इस्लामाबाद के अंदर वो इस कारोबार से वाबस्ता है, उनके मुताबिक जितने डेवलप और अट्रैक्टिव लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट्स मौजूद थे, उनकी नीलामी की गई है, उसके नतीजे में कम अज कम 16 अरब रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए था, जबकि सीडीए सिर्फ 11 अरब 28 करोड़ रुपए के इवज उन्होंने इस प्लॉट को ऑक्शन किया है। और इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट रेट के ऊपर आप प्लॉट फरोख्त करते हैं, आपको यकमुश्त आप रकम वसूल करते हैं। ये जो नीलामी के जरिए से प्लॉट फरोख्त किए जाते हैं, इसकी जो वसूलियाँ होती हैं कम अज कम भी उसका 1 साल का प्लान होता है, क्वार्टरली आप उसको रिसीव करते हैं उस अमाउंट को। और बेशतर प्लॉट्स के हमने देखा लिटिगेशन होती हैं और फिर कई सालों तक ये रकम मिल नहीं पाती। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लॉट्स फरोख्त हुए। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक ये इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना चाहिए कि मार्केट रेट क्या था इन प्लॉट्स का, और ऑक्शन के नतीजे में किस रेट पर प्लॉट्स फरोख्त हुए। तो वहां से पता चलेगा कि ये इन्वेस्टर्स का एतमाद नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स बुरी सिचुएशन के अंदर हैं। ये कम कीमत पर ये प्लॉट्स फरोख्त हुए, जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 हज़ार रुपए कम वसूल हुए हैं सीडीए को। यस, बिल्कुल बिल्कुल सुहेल भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो ये कि मार्केट रेट से कम में फरोख्त हुए, दूसरा यकमुश्त अदायगी भी नहीं हुई बल्कि पार्शली पेमेंट की जाएगी। तो वैसे तो वज़ीर आज़म साहब को बड़ा खुश कर दिया गया होगा, लेकिन असल में 4-5 अरब रुपए का नुकसान भी है इसमें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है? दूसरा मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आइन कानून की पासदारी के हमेशा दावे किए, और स्पेशली इमरान खान साहब की जानिब से कमिटमेंट की गई कि इदारों के अंदर हमने गुड गवर्नेंस लेके आनी है और मामला आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। हम देखते हैं कि वो हमारे तमाम सरकारी इदारे या जिन्हें वफाकी हुकूमत ने कायम किया है या प्रोविंशियल हुकूमत ने कायम किया है, वो भले ऑटोनमस बॉडी हैं, आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 170 के तहत इन तमाम इदारों का जो कि फेडरल और सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कायम किए, उनका ऑडिट करना है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से एफिलेटेड या उनके माहतहत इदारे वो ऑडिट करवाने को तैयार नहीं थे। गुज़श्ता 20 से 22 सालों के दौरान उन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। तो इस मरतबा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की। 25 और 28 मार्च को ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मातहत 2 इदारे कॉमस्टेट और कॉमस्टेक का विजिट किया। उनको खतूत लिखे गए कि आप अपने ऑडिट जो आपके अकाउंट्स है वो हमें फराहम कीजिए, हमारी टीम ऑडिट करेगी, जो कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक उनका मैंडेट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये अपना फैसला दे चुकी है और उसके साथ साथ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक भी इनका ऑडिट होना है। लेकिन कॉमसेट और कॉमस्टेक इदारों ने अपना ऑडिट करवाने से इनकार कर दिया। और आप सुनकर हैरान होंगे,
वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की वफाकी सेक्रेटरी यास्मीन राशिद साहिबा को ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से खत लिखा गया कि आप अपना रोल प्ले कीजिए। और वफाकी सेक्रेटरी यास्मीन राशिद साहिबा, जिनका जो ग्रेड 22 के एक सीनियर ऑफिसर हैं, जिनका बहुत ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड था, उन्होंने जब ऑडिट करवाने की कोशिश की तो कॉमसेट की सेक्रेटेरिएट के 62 अफराद ने एक वज़ीर-ए-आज़म के एक मुशीर की खिदमात का सहारा लेते हुए उनके ओहदे से उन्हें गुज़श्ता रोज़ हटा दिया। मतलब ये वफाकी सेक्रेटरी को इस पदाश में हटाया गया है कि अब आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऐन मुताबिक आपने एक वो इदारा जिससे अब तक अरबों रुपए के फंड मिल चुके हैं कौमी खजाने से, उसका आपने ऑडिट करवाने की कोशिश की और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की सपोर्ट करने की कोशिश की, आपको उनको ओहदे से हटा दिया गया। ये लेटर जो कि हमें मसूल है उसके अंदर तमाम तर तफसीलात लिखी गई हैं कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कॉमसेट सेक्रेटेरिएट का हर सूरत ऑडिट करना है, बसूरत दीगर ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए और उनकी kabinah के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जिन्होंने हमेशा बात की कि आइन और कानून की पासदारी होगी, और उनकी मुशीरों में से एक मुशीर ने ही ये रोल प्ले किया और वफाकी सेक्रेटरी को एक ही रोज के अंदर हटवा दिया गया। तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी उनके सारे जो ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है। क्या बात है भट्टी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो ये जो मुशीर साहब हैं इतने ही बाअसर हैं ये कि इनको पूछने वाला भी कोई नहीं? जी ये बहुत ज़्यादा बाअसर हैं और इमरान खान साहब भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड और दीगर शोबों के अंदर बेहतरी लाने के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। लेकिन वो जो दावा किया गया, हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट सेक्रेटेरिएट जुनैद जैदी साहब से मौक़िफ़ हासिल के लिए उनसे रब्ता किया। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कौमी खजाने से उन्हें फंड्स मिलते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि वफाकी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी यास्मीन राशिद साहिबा ऑडिट करवाना चाहती थी, तो पसे पर्दा जिन लोगों ने रोल प्ले करवा के उनको हटा दिया, ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है। दूसरी जानिब जुनैद जैदी साहब का ये मौक़िफ़ था कि इसके अंदर बहुत से ममालिक इंगेज हैं, यूनाइटेड नेशन से हमें फंड्स मिलते हैं, फॉरेन ऑफिस ने हमारा स्टेटस ऐसा डिक्लेयर किया हुआ है कि इसके अंदर वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, जबकि ये इदारा वफाकी हुकूमत ने कायम किया। अब तक अरबों रुपए के फंड इसको मिल चुके हैं, सालाना $1 सैंक्शन अमाउंट है। जुनैद जैदी साहब का ये दावा था कि उन्हें सालाना तकरीबन 40 करोड़ रुपए के लगभग उन्हें कोई अमाउंट मिलती है, 4 करोड़ रुपए के लगभग, 40 मिलियन रुपए के। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से आपको ऑडिट नहीं हुआ, जहां वफाकी हुकूमत के फंड्स लग रहे हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक उसको ऑडिट होने, बजाय इसके कि आप उसको ऑडिट करवाते, आपने वफाकी सेक्रेटरी को उनको ओहदे से हटवा दिया। तो इसका मतलब है कि आपके मामलात के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जुनैद जैदी साहब का ये दावा था कि उनका इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद है। अगर इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद है तो आप वो तमाम अकाउंट्स ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम के सामने रखिए, उनका मैंडेट है, वो ऑडिट करेंगे और उसके बाद ये मामला क्लियर हो जाएगा। ऑडिट ना करवाना इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर रेज कर रहा है। और उसके साथ जो इस इदारे की गुज़श्ता 20 से 22 सालों के दौरान खिदमात हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनका तयन होना भी जरूरी है कि अब तक इन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी। बिल्कुल सही। अच्छा भट्टी साहब एक बात कहिएगा, फंड से कायम हुई, जहां पर भी वफाकी हुकूमत का पैसा खर्च होगा ऑडिट तो होगा। बिल्कुल ऑडिट तो होगा, होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। बस लास्ट कमेंट कर दीजिए, आपका तज्जिया चाहते हैं, ऑडिट होगा? देखिए जितने बाअसर लोग मौजूद हैं जिन्होंने वफाकी सेक्रेटरी को इस ओहदे से हटवा दिया, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि आइन के आर्टिकल 170 के मुताबिक अपनी खिदमात सर अंजाम देने को तैयार है, उसके सामने उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है, उसके सामने वो रुकावट बन गए। वो बहुत बाअसर लोग हैं, गुज़श्ता 15 से 20 सालों से अपने ओहदों पर कायम हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जिस हद तक रसाई है, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है, आपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को इंपावर करना है या उन लोगों को इंपावर करना है जिन्होंने कौमी खजाने के फंड इस्तेमाल किए और अब ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है। इसका फैसला आने चंद दिनों में जरूर यकीनी तौर पर होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुलवटी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम स्टोरीज थी दो, और हमारा भी ये ख्याल है कि ऑडिट नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। वो पीटीआई के लोग, रहनुमा, वुज़रा जो इन्हीं बातों पर चीखते थे गवर्नमेंट में आने से पहले, आज वही सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा है। 7 माह गुजरने के बावजूद सूबों को तो छोड़ें, ये खबर उनके वफाकी दारुल हुकूमत की हमने दी है, तो क्या कहा जाए, फिर हाथ खड़े हैं बिल्कुल। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मौसम कुछ अच्छा नहीं है, अबर आलूद है। तो हम मुल्की मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ आज
अबर आलूद मौसम नहीं है। मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर हल्की बारिश का इम्कान है। यस, रात भी बारिश हुई, लाहौर में बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाहौर का टेम्परेचर कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अब बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जनाब, इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बाद हम बात करने वाले हैं पेशावर की। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जनाब, कोयटा को कैसे भूल सकते हैं हम। ठंडा इलाका, मौसम भी अच्छा और टेम्परेचर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये मौसम का हाल, और अभी भी कुछ दिनों तक, आज के दिन तो खैर बारिशों की पेशगोई की गई है, यानी जो एक शदीद गर्मी हो रही थी अब वो उससे निकल आए हैं। हल्की हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। क्यों ना आपको सैर कराई जाए जमील? कहाँ की? एक गांव की सैर कराने की का सोचा है अगर आप करना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक गांव है जिसकी सैर जमील को भी हम करवाते हैं और आप भी कर सकते हैं। ये शहर इक़्तिदार से चंद मील दूर वाक़या है। देहात की ज़िंदगी कितनी पुरकशिश और पुरलुत्फ होती है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल तेज दौड़ती जिंदगी में एक सुकून के लम्हात मिल जाना खुश नसीबी है। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूर ये वादी ऐसी है जहां शोर है ना जंभेले। कुदरती मनाज़िर में लिपटी वादी तिल्हाड़ की सैर आज हम आपको कराएंगे। यहाँ के मकामी लोगों से इस वादी की खूबसूरती के बारे में जानेंगे और आपको आगाह भी करेंगे। तो चलें चलते हैं वादी तिल्हाड़। इस्लामाबाद से करीबन 34 किलोमीटर दूर और सैकड़ों फुट की बुलंदी पर वाक़े बस्ती और हरे भरे मनाजिर से लबरेज पहाड़ी इलाका सबको अपनी जानिब खींचता है। ताज़ा सब्जियां और मवेशी भी इस गांव की पहचान हैं। सरसब्ज खेत, हर तरफ छाए बादल और उन बादलों की ओट लेता सूरज इस गांव की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अहले इलाका का बड़ा जरिया मौज गल्ला बानी है। गांव की जिंदगी जी मेरा बचपन भी सही गुजरा और बुढ़ापे में भी सही खुशहाली है इस गांव में। तिल्हाड़ वफाकी दारुल हुकूमत से मुत्तसिल होने के बावजूद आज भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गैस की सहूलत मौजूद ना होने के बायस लकड़ियां जलाकर गुजर औकात करना पड़ती है। मैं पिंडी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं यहाँ रहती हूँ। बहुत अच्छी जिंदगी है यहाँ पे, तो मतलब अच्छा गांव है, अच्छे अखलाक के लोग हैं यहाँ पे। पहाड़ी जिंदगी में मसाइल तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ के दिलकश और दिलफरेब नज़ारे उसे शहरी जिंदगी पर फौकियत दिला देते हैं। साफ सुथरी फिजा, हर तरफ आंखों को ठंडक पहुँचाता सब्जा, खूबसूरत झरने, दुख सुख बांटने वाले सादा मिजाज लोग। देहात में जो मोहब्बत और खलूस है वो शहरों में कहाँ। तरक्की की इस दौड़ में अगरचे देहात जिद्दत से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर मौजूद तमाम तरानाइयाँ शहरों की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से कहीं आगे है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वाओ, व्हाट अ सैर, सीरियसली बड़ा एंजॉय किया मैंने। तो अब और आपका इरादा है कि किसी गांव में जाकर रहा जाए, और ऐसा गांव जो तिल्हाड़, मैं एक चीज जरूर सोच रहा था, बिल्कुल ये बहुत अच्छा गांव है और यहाँ का रहन सहन और यहाँ के जो मनाजिर थे बहुत कैची थे। लेकिन एक बात तो तय है कि शहरों में अब जिस तरह रश, शोर शराबा और बहुत एक अजीब सी सूरत हाल होती है, बस पता नहीं क्या, हम बिल्कुल मशीनें बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन ऐसे देहात किसी गांव में जाकर जरूर, और इसी गांव में जाएंगे और उम्मीद करते हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी गांव को, उन्हें भी ये गांव की जो सैर है वो बड़ी पसंद आई होगी और कोशिश करेंगे सैर करने, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। यस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान अरे वाह, हमें लगा शायद हम वहाँ बैठ गए हैं। ओके नहीं, हम तो यहीं नहीं, बैठे हम हैं। यहीं ये बैठे ग्लासेस हुए क्यों लगाई हुई हैं हमने? ये ग्लासेस इसलिए लगाई है, मुझे लगता है कि फैशन है ऑन actually। एयर आ गए हैं हम। ओए एक मिनट, नहीं, वेलकम बैक। फैशन तो ऑन एयर भी आप यूज कर सकते हैं इसको, नहीं? यस, ऑनर भी कर सकते हैं जनाब। ये हमारे मॉडल्स हैं जो कि ग्लासेस लगाकर बैठे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ फैशन है? फैशन की हद तक ग्लासेस का इस्तेमाल, सन ग्लासेस का खास तौर पर होना चाहिए, या फिर आंखों की हिफाजत के लिए भी इनको यूज किया जाता है और किया जाना चाहिए? तो ग्लासेस, फ्रेम्स, सन ग्लासेस, शेड्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर नज़र का लेना देना। लाइक आपकी नज़र अगर कमज़ोर है तो बहुत से लोग ऐसे हैं सन ग्लासेस में वो नज़र के फिट करवा लेते हैं जो शीशे होते हैं, और कितनी किस्म के शीशे आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, वो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर ज़ियाउल मज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। और उनके साथ हैं जी सलमान मलिक, ग्लासेस एक्सपर्ट। आपने खुद भी बड़ी मजे की ग्लासेस लगाई हुई हैं। और एक्चुअली हमने भी इन्हीं की ग्लासेस लगाई हैं। जल्दी से वापस आ रहे थे आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी तरह जिनका आपने कहा कि वो हमें लगा कि हम वहाँ बैठे हैं, वो कौन है? ये दो हमारे आज के मॉडल्स हैं, अली रज़ा और जैस्मिन कियानी। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ग्लासेस लगाने के लिए जब लगाते हैं क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त? फैशन टाइप थिंग? नहीं, मैं तो एक चीज़ सोचती हूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा छोटा है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं फ्रेम ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। चलिए लगा कर दिखाएं जरा। मुझे नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पूछने इसके का साथ। मतलब ये है कि गर्मी से बचाने के लिए समटाइम लड़कियां क्या करती हैं, ग्लासेस इसलिए भी लगाती हैं यार धूप से थोड़ी लड़कियों ने जो बालों में लगाई होती है ग्लासेस। ज़्यादातर लोग फैशन बालों को धूप से बचा देते हैं। ज़्यादातर लोग फैशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं है, आई साइट के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। और आप किस चीज़ के लिए यूज़ करती हैं? फैशन के लिए या धूप से बचने के लिए? मैं धूप से बचने के लिए, फैशन के लिए नहीं यूज़ करती मैं। ओके। और आप? मैं दोनों के लिए। दोनों के यूज करते हैं। सनग्लासेस पसंद है आपको वैसे? जी पसंद है। और अगर बाय करना हो सनग्लासेस तो उसकी क्वालिटी और इन चीज़ों एग्जैक्टली। ओके, इवन आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ इट। ओके नाइस। चलें फिर वो कलेक्शन अभी तो नहीं हो गया, अभी तो नहीं, लेकिन चलें चॉइस क्या आपकी, आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से इस पे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सनग्लासेस लगाना फैशन तो है ही, बहुत से लोग अपनी आंखों की हिफाजत के लिए, धूप से बचाव के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो सनग्लासेस यूज़ करते हुए कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखनी चाहिए? ना इसमें अमूमी तौर पर तो जब सन ग्लासेस लोग यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर उसको सिर्फ रंग के नुक्ता नज़र से देखते हैं कि रंग कौन सा है, और उसका मेन फंक्शन एक है भी ये कि फिल्टर्स द लाइट, और रोशनी की जो मिकदार है आँख के वो कम हो जाती है। लेकिन असल में जो उसकी टेक्निकली अगर आप देखें और आँखों के हिफाजती नुक्ता नज़र से देखें तो फिर उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे जो सनलाइट है, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें ब्राइट सनशाइन होगी, तो उसमें बहुत मिकदार में बालाए बनफशी शुआएँ जिनको हम यूवी रेडिएशंस कहती हैं वो भी होती हैं। कुछ तो नेचुरली फ़िल्टर हो जाती हैं ओजोन लेयर से, लेकिन उनकी काफ़ी एक मिकदार है जो ज़मीन तक पहुंचती है। और स्पेशली जब ब्राइट सनी डे होगा तो उसमें अगर हम ये भी देख लें सन ग्लासेस पहनते हुए कि इसमें यूवी फिल्टरिंग की एबिलिटी है या नहीं। ओके। और वो बी और सी जो स्पेक्ट्रम है बालाए बनफशी शुआओं का, उसको भी रोक सकता है कि नहीं। कलर भी चूज़ करें, डिज़ाइन भी देखें, अपने फेस को भी देखें, लेकिन साथ ये भी देखें कि वेदर इट प्रोवाइड्स यू यूवी प्रोटेक्शन और नॉट। ओके। तो ये उसका एक मेन रोल है। जी। यूवी के असरात मुख्तलिफ, सनबर्न भी कर सकते हैं आँखों के अंदर, आँख की जो सतह है ख़ास तौर पर कर्निया की वो जल सकती है, और आँख में सुर्खी, पानी का आना,
और एक पूरी अलामात पैदा हो सकती हैं अब तो आंखों डॉक्टर के साहब ये बर्न कॉपीज की। बना दी गई हैं ग्लासेस के। अच्छा, जो लोग ये सोचकर भी सन ग्लासेस लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो तेज शुआएं हैं उनसे बचने के लिए भी आप लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली, लेकिन जज कैसे कर सकते हैं कि या मतलब यही ग्लासेस लेनी चाहिए या आपको प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि उसमें- इतनी कॉपीज हैं बाजार Yes, में, अब तो ये copies भी नहीं बहुत पता हैं। चलता ओरिजिनल क्या है और उसमें कॉपी आप क्या है। एक जो अच्छा ऑप्टिशियन है वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है, एक बात। दूसरा ये कि ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके ऊपर कोई ऐसा स्टिकर लगा हुआ है या उसका जो कवर है उस पर यूवी प्रोटेक्शन का लिखा हुआ है। अमूमी तौर पर जो आम सन ग्लासेस फ़रोख्त किए जाते हैं और आम लोगों को अवेलेबल हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती, और बाज़ औक़ात आँखों के लिए नुकसानदेह मटेरियल्स भी उसमें सिर्फ कलर देने के लिए यूज़ किए जाते ठीक है। हैं, विच कैन गिव राइज टू एलर्जीज एंड फ्यूम्स एंड कैन डैमेज द सरफेस ऑफ द अब आई। ये जो 50-100-150 रुपए वाली सड़क किनारे कहीं ना कहीं आपको ग्लासेस मिल जाती हैं, तो आपके पास आते हैं कोई ऐसे केसेस के सन ग्लासेस की वजह से डिज़ाइन उनको उनका कोई इतना एलर्जी अच्छा हो होता गई? है। डिज़ाइन तो इतने अच्छे होते हैं, लाइक फॉर्म से ले ऐसे लो ना। केसेस कभी कभार आते हैं, अगरचे उसकी शरह कम ही होती है, ओके, क्योंकि वो But it affects. but it affects because the Okay. cheap material can get heat up and can give rise to certain fumes. सही। बुखारात से उससे निकलेंगे जो कि आंखों में हसासियत और एलर्जी पैदा कर चले सकते हैं। हम फिर सलमान से पूछते हैं कि कैसे पता चले हमें कि इसकी ओरिजिनलिटी कैसी है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और किस तरह पता चले कि ये कॉपी है और ओरिजिनल है? ज़रा ये टिप्स दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह हम लोग ऑपरेट करते हैं, वी आर ऑथराइज्ड डीलर फॉर ऑल ब्रांड्स, और ब्रांड्स का एक क्राइटेरिया है सर्टन कि ब्रांड्स तब तक ऑन शो नहीं आते जब तक ये सब चीज़ें सर्टिफाइड हो जाएं कि वो यूवी प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। ब्रांड्स लेने का मकसद यही है कि क्वालिटी एंड कंफर्ट दोनों चीज़ें। तो सन ग्लासेस में हम लोग जो बेसिक चीज़ देखते हैं कि इट शुड कवर योर ऑप्टिक एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑप्टिक एरिया कवर करना चाहिए आपको, फिर आपकी प्रेफरेंस है कि आपका क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या साइज़ है, शेप एंड एवरीथिंग। लेंस किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी क्वालिटी किसी भी कंपनी के ये चश्मा हो, क्वालिटी ऑफ लेंस सुपीरियर होता है। उसमें सर्टेन एडिशंस हैं, लाइक फॉर ड्राइवर्स जिनका चश्मा पहनना ज़्यादा होता है, 4-6 आवर ड्राइविंग है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज़ पोलराइज्ड। मैं पोलराइज की तरफ आना चाह रहा था। जी जी, क्या टेक्नोलॉजी है ये? बेसिकली पोलराइज्ड यूवी रेज की वजह से जो ग्लेयर्स डेवलप होती हैं, ओके, उन ग्लेयर्स को ख़त्म करता है और गिव्स यू एक्स्ट्रा क्लियर विजन। तो बेसिकली डिज़ाइन ड्राइवर्स के लिए हुआ है जिनकी सन ग्लासेस वेयरिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ लोग नहीं पहन सकते, लाइक पायलट्स नहीं पहन सकते बिकॉज उनकी जो स्क्रीन होती है वो पोलराइज्ड होती है। सो जब पोलराइज को क्रॉस करता है तो विजन आपकी ब्लर हो जाती है। तो कुछ लोग नहीं पहन सकते, बट स्टिल जिन लोगों के लिए जिनकी ड्राइव बहुत ज़्यादा है, जिनका सन ग्लासेस का यूजेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए पोलराइज इज़ द मोस्ट एडवांस क्या टेक्नोलॉजी। फ़ायदा क्या है उसका? लाइक आंखें नहीं थकेंगी? देखिए जी जी, क्या? एग्जैक्टली आप 4 घंटे 6 घंटे चश्मा पहनते हैं तो कंफर्ट लेवल ऐसा ही है जिस तरह फर्स्ट आवर में होता है आपका। तो आपकी जो स्ट्रेस फ्री विजन है, आंख जो है वो स्ट्रेस नहीं लेते देखने में, जिसकी वजह से जनरली वीकनेस डेवलप होती है, तो स्ट्रेस फ्री विजन मिलती है, जिसकी वजह से आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेंस पहनते हैं। और पोलराइज्ड का मैंने ये भी सुना है कि ड्राइवर्स लाइक बहुत हम एक हाईवे पे हैं तो हमें बहुत दूर से सड़क ऐसे पानी की तरह नजर आ रही होती है। वो बेसिकली ग्लेयर का इफेक्ट होता है। ग्लेयर्स का, यस। और अगर आप इफ यू आर वेयरिंग पोलराइज्ड ग्लासेस तो वो आपको नहीं आता। पता, वो पानी नहीं बनेगा, लाइक एक क्लियर विजन मिलेगा आपको। एग्री। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, अभी आप कह रहे थे सलमान साहब से कि आप जाकर प्रैक्टिकली हमें Yes. बताएं कि ताकि हमें- देखने वालों की रहनुमाई हो किस Yes. तरह के बिल्कुल, फेस कि पे वो कौन जब से जाए glasses लें। ग्लासेस लेने के लिए Exactly. तो कौन सी मेजरमेंट करें? तो बेसिकली एक मिनट आते हैं प्लीज। ये जो फेस कट है, इनकी ये चीज़ें ब्रॉड है, स्लाइटली, ऐसे, ठीक yes, है? आप उस तरफ फेस करें। स्लाइटली ब्रॉड है ये चीज़। तो इनके लिए एनीथिंग जो फॉल वाली होगी ग्लासेस, लाइक एविएटर्स जिस तरह आपने पहने थे, वो जनरली सूट नहीं करेगा। जिनकी ये चीज़ें भी थोड़ी चबी होती है
उनको ये टच करते हैं, टेक्निकली ये ग्लासेस आपको यहाँ टच नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ये समथिंग रेक्टेंगुलर, वेफरर, पॉइंटेड, ये शेप को हम कहते हैं वेफरर शेप्स। तो एनीथिंग पॉइंटेड इनको सूट करेगा, रेक्टेंगुलर एंड पॉइंटेड। ओके, आप इस तरह करें ना, आप बैठें और इनको जरा ये आप ये लगा कर और फिर हमें बताएं। जी ये ले लें आप सारी ग्लासेस। जी जी। अच्छा, नॉर्मली तमाम फेसेस पर टच नहीं करनी चाहिए जैसे जी। आप बता रहे हैं? टेक्निकली किसी भी फेस पे, चीक्स पे आपके ग्लासेस टच नहीं करने चाहिए। सिर्फ नाक और कान को सजा मिलनी चाहिए और किसी चीज को टच ना करें। देखा जाए तो यहाँ से भी थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है सन ग्लासेस में, ये देखें, दिस इज नॉट क्लासिक एविएटर्स। सन ग्लासेस में योर हाफ आईब्रोज शुड बी कवर्ड। सनग्लासेस में योर हाफ आईब्रोज शुड बी कवर्ड, प्लस जो नोज बोन है आपका, इस नोज बोन पे प्रॉपर उसे स्टिक करना चाहिए ग्लासेस को। बैठना चाहिए। जब आपको ग्लासेस नोज बोन पे स्टिक करेंगे और हाफ आईब्रोज कवर होंगे, विच मीन्स कि आपको ग्लासेस सूट कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो एक मिनट खड़े होते हैं। प्लस सेकेंड चीज़ के ये जो टेम्पल्स हैं, साइड टेम्पल्स, इनको स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। जनरली हम देखते हैं यहाँ से हमें प्रेस कर रहे होते हैं। प्रेस करने का मतलब है कि दिस इज नॉट योर साइज, या प्रेस कर रहे होते हैं या बड़े जो ब्रॉड ओपन हो रहे होते हैं। यस उसे यही रीज़न होती है कि आपका साइज नहीं होता। तो दिस इज परफेक्ट स्टाइल, परफेक्ट फेस के लिए ये परफेक्ट शेप है कि इनके मैक्सिमम आईब्रोज कवर हो रहे हैं इस ग्लासेस के अंदर। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं। ओके, और जैस्मीन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे इनके फेस? जैस्मीन के लिए समथिंग रेक्टेंगुलर, इनके ये चीज़ें थोड़ी हेल्दी हैं जो इनको मैंने दिए है लास्ट ग्लासेस। वही आप कह रहे हैं कि सूट करेंगे? जी, वो भी कुछ इस तरह का भी हम, ये तो बहुत डिफरेंट। ये बेसिकली फैशन, प्योरली फैशन ग्लास, फर वाली ग्लास। Oh my God. फर वाली। अच्छा, इससे तो बहुत फायदा होगा कि आप धूप से बहुत अपना फोरहेड भी बचा सकते हैं। आप इसे करें यहीं खड़े हो जाएं। एक फैशन और का नहीं, इससे तो मेरा हाँ फेस तो कवर हो जाना है। वेरी हाँ, face cover हो आपको गया। पता है ये आपको बहुत सूट करी है जैस्मीन। अब इसमें जो It just पॉइंट है matches with color of नहीं, his मैं hair. बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। इससे तो माथा भी कवर हो गया। ओह वाओ, फ्रेंच कट और बन गया ये सीरियस तो। नोट सूट कर रही है, अच्छी लग रही है अगर आप फैशन के अकॉर्डिंग। exactly. अच्छा, ये क्यों कोई न्यू ट्रेंड है? नहीं, ये जी जिवॉन्ची एक ब्रांड है जो ये बनाता है, तो ये उसमें उतार भी सकते हैं। अच्छा, ये मजे का है, ये रिमूव भी हो जाता है। और क्या पूछ रही हैं आप? मजे का है वो कह रही है कि ये फ्रिल बहुत अच्छी है। ये बहुत सॉफ्ट है। ओके, ठीक है। ओके, बट सेकंड चीज़ जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एक टेक्निकल चीज़ है कि क्या चीज़ आपको सूट करता है जो हम बता सकते हैं। ओके। बट स्टिल कुछ जो फैशंस बन जाते हैं कि ये शेप ट्रेंड में है, ये मॉडल ट्रेंड में है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो सूट नहीं कर रहा होता बट वो पहनना चाहते हैं। पहनना चाहते हैं। अच्छा, दुआ के लिए क्या मैं आपको तो आप दोनों के बताते हैं हमें। इनके लिए जो सबसे बेसिक शेप होती है ना, लाइक दिस वन, दिस इज रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है। बेसिक शेप, जो Okay. सबसे बेसिक शेप है। तो मैं इसको ट्राई करूं। ये शेप इनको सूट आईब्रोज तो अच्छा, कवर हो रही इससे है। आईब्रोज भी कवर है। हाफ आईब्रोज। अब ये दिस इज स्लाइटली ये तो राउंड। बहुत अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है? यस, बहुत अच्छी लग रही है। इसका मतलब है ये मेरे फेस के लिए है, जी, exactly. इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। और ये जो राउंड है, ये पहन के ये दिखाओ। उतना सूट नहीं करेगा। ओके, आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है बट ये इतना सूट नहीं करेगा राउंड होने की वजह से। अच्छा, ये राउंड, अच्छा ये इसको, इस शेप को क्या रेक्टेंगुलर स्पेसिफिक शेप ये है जी। अब बट ये आप इसमें ये देखें कम कि इसमें सूट कर रही है आईब्रोज actually। इनके प्रोमिनेंट है, मैक्सिमम आईब्रोज। दो वो वेयर करो। तेनु काला चश्मा ना। ये ब्राउन है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, अब होगी बात तरबूज की। आप देख रहे हैं कितने मजे मजे के तरबूज जो हम खा नहीं सकते वो हमारे शेड पे नजर आ रहे हैं। तो मौसम गर्मा का ये एक तोहफा है। तरबूज के फवायद क्या है, किस तरह खाना चाहिए, किन किन बीमारियों से बचाव मुमकिन है, इसके बीज का इस्तेमाल क्या है, इसके जूस का या डायरेक्ट खाने का क्या फ़ायदा, ये सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उम्मे राहिल साहिबा हमारे साथ हैं और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। जी हाँ बिल्किस साहबा, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि नेमत है गर्मियों में तरबूज, किस तरह से नेमत है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके मौसम गर्मा में?
जी, वैसे तो आपने सारी बातें जो इंट्रो में बता दी हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे, इसके गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है। ये इसका रंग जो आप देखें, ये हमारे ब्लड का कलर है, ये ब्लड में फ़ौरन जज्ब हो जाता है। जो लोग चाहते हैं कि मोटापे से निजात हासिल करें, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीज जो हैं वो दिमाग को रोशन रखने में मदद करते हैं। जो 4 मग़ज़ियात कहलाते, चारों मगज़, उसमें एक तरबूज़ का बीज भी होता है। इसके छिलके भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि तरबूज़ शुगर पेशेंट नहीं खा सकते, तो इसके छिलकों का जो सालन बनता है वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके वैसे जो छिलकों को पीस कर पाउडर बना कर रख लिया जाए तो गुर्दे की पथरी के लिए बहुत अच्छा होता है, कि गुर्दे की पथरी को निकालने में मदद करता है। और जिनकी बनती रहती है कि ऑक्जिलेट, अगर वो इसका कहवा बना के पिएँ तो फिर बनना बंद हो जाती है। आपा, ये छिलकों का सालन किस तरह बनता है, ज़रा पहले तो ये बता दें। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए, करना क्या होता है कि कद्दूकश करना होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे करके ये देखें, ये इस तरह इसको जो छिलके फेंक देते हैं, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, इसको कद्दूकश कर लें, एक उबाला दे दें, एक हल्का सा जोश दे दें, थोड़ा सा सख्त होता है। उसके बाद आपने प्याज काटना है, थोड़ा सा आप तेल ले लें। अगर सरसों के तेल में बनाया जाए तो बेहतरीन बनता है। जैसे आपने सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म किया, उसमें प्याज लाल किए, प्याज लाल करते ही जो है ना, तरबूज के छिलके और अचार का मसाला, नमक, टमाटर, ये सब डाल के हल्की आंच पे ढक दें। इतना बेहतरीन ये सालन बनता है, इतना बेहतरीन। और ये आपको प्याज की शिद्दत से भी बचाता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाता है, क्योंकि ये गर्मियों का फल है। तो आप यकीन करें, जो इस तरह करके इसका सालन बना के खाते हैं, जैसे हम लौंजी बना के खाते हैं ना, कैरी की लौंजी बनती है जो आपको लू से बचाता है, प्याज ज़्यादा लगने से बचाता है, इसी तरह इसके छिलकों का जो सालन होता है वो जो है आपको जो प्याज से भी बचाने में मदद करता है। फिर आपने क्या करना है, मसाला जात इसमें थोड़ा कम रखना है, लेकिन अचार का मसाला सारे डालने से इसमें आपके साथ, जैसे आप इसमें सौंफ भी डाल देते हैं, आप इसमें कलौंजी भी डाल देते हैं, तो इसकी वैसे भी इफादियत बढ़ जाती है। सही, ओके। उम्मे राहिल साहिबा, मोटापे का शिकार जो अफराद हैं उनके लिए सुना है बहुत फायदेमंद है तरबूज। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज कट गई है, दोबारा कहिए। ओके, मैं ये कह रहा था मोटापे का शिकार जो अफराद होते हैं उनके लिए सुना है कि तरबूज बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल, अब जैसे आपने पहले बता दिया इंट्रो में, लेकिन बिल्किस ने जो बताया बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और यूँ समझ लें कि गर्मियों का बेहतरीन फल है। आमों को फलों का बादशाह कहते हैं, लेकिन गर्मी का जो तोड़ है वो सिर्फ तरबूज है, कि गर्मी से होने वाले जितने भी मसाइल है उसका हल जो है इस तरबूज में अल्लाह ताला ने रखा है। जहाँ तक मोटापे की बात है, होता है कि मोटापा होता क्या है। बहुत सारी बीमारियों की वजह से मोटापा आ रहा होता है, ओवर ईटिंग की वजह से मोटापा आ रहा होता है। अगर हम तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, तरबूज जो है तकरीबन एक बड़ा जो मीडियम साइज़ का तरबूज है वो एक वक्त का पूरे खाने के बराबर होता है। अगर आप एक वक्त का मील खाना छोड़ के एक तरबूज खा लीजिए तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और तरबूज में 85% पानी होता है, बाकी 15% जो है उसके अंदर हेमोग्लोबिन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये तमाम जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं, आपको पूरी ग़िज़ाइयत मिलती है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी तरबूज खाएंगे और इसमें तो पानी है और फिर खाना मतलब हज़म हो जाएगा तो हमें भूख लगेगी। लेकिन जब इसको कहा गया है रिसर्च में कि एक वक्त का पूरा मील मतलब एक खाने के बराबर इसके अंदर आपको एनर्जी मिलती है, तो इट मीन्स अगर आप इसको खाते हैं तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि जब एक नॉर्मल इंसान लाइक एक हेल्दी पर्सन एक तरबूज खाता है तो 3 घंटे उसको लगते हैं डाइजेस्ट करने में, और अगर कोई बीमार है, किसी का पेट कमज़ोर है तो उसको 5 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। तो ये समझ लीजिए अगर आपने दोपहर के खाने में सिर्फ तरबूज खा लिया है और आप कुछ और नहीं खा रहे हैं तो आपको ग़िज़ाइयत भी पूरी मिलेगी, आपको जो गर्मी के असरात हैं उससे भी आप महफूज रहेंगे और वेट आप बहुत अच्छी तरह से कम कर लेंगे अपना। ओके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
अच्छा, उमर राहील साहिबा, कुछ उन अहम जो पोर्शंस हैं इसके तरबूज के, लाइक कौन कौन सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है? क्या शुगर के मरीज़ इसको खा सकते हैं या फिर मैदे पेट की बीमारियां ऐसी जिसमें ये हेल्पफुल हो? देखिए, सबसे पहली बात कि जो पूरा फल है ये वो वाहिद फल है, तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती है। इसका छिलका भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका बीज भी इस्तेमाल हो रहा है और इसका गूदा मतलब जो पल्प है वो तो इस्तेमाल होता ही है। और जो कहा कि बीमारियों के लिए डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊं तरबूज इस्तेमाल करने का कि बहुत सारी बीमारियों में कि तरबूज का जूस जो है, 1 गिलास तरबूज का जूस मिश्री के साथ, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये यूँ समझ ले कि गर्मी से होने वाले बेशुमार अमराज, उसमें सर दर्द भी है, उसमें हाई बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, उसमें वहम का इलाज भी है। जो लोग बहुत वहमी होते हैं और उनको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है, हर चीज़ में उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखना है, उनके लिए ये अक्सीर का दर्जा रखता है कि उनको अगर आप ये पिलाना शुरू कर दें कि 1 गिलास आपने तरबूज लिया है, उसमें 1 चमचा मिश्री डाली है, उसको रात को किसी कपड़े से ढक के छत पे खुले आसमान तले रख दिया है और सुबह जो है आपने अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जो है उनको वो पिलाना है। तकरीबन 20 से 21 दिन के अंदर आप देखेंगे कि उनकी सोच का अंदाज़ बदल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मोस्टली बीमारियों में जिनको सर का दर्द रहता है या हम बाहर निकलते हैं, हमारे मर्द हजरात बाहर निकलते हैं, धूप गर्मी बहुत है, बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, तो जैसे बाहर आते हैं तो उनको शिकायत होती है सर में दर्द शुरू हो गया है। उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि तरबूज का जो रस है, तरबूज का जो जूस है वो उनको पिलाना शुरू कर दें, तो उससे जो है उनको कभी भी सर का दर्द नहीं होगा। और जिनको रेगुलर कंटिन्यूसली दर्द रहता है उनके लिए सबसे अच्छा आसान हल ये है कि तरबूज का जो 1 कप या 1 गिलास जूस निकालें, उसमें हस्बे जायका जो है मिश्री मिला लें, नहीं मिलानी तो ना मिलाएं और सुबह के वक्त पिला दीजिए। 21 दिन पिला दीजिए। जिनको रेगुलर सर का दर्द रहता है कंटिन्यूसली कि हर दूसरे दिन सर का दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से ख़ासकर, तो वो नहीं होगा। सेकंड, इसके जो बीज होते हैं उसका जो मगज़ निकाल के उसका पेस्ट बना के वो आप माथे पे लेप करना शुरू कर दें तो सर का दर्द कभी भी नहीं होगा। दूसरा, जो आँखों के मसले आ जाते हैं गर्मियों में कि आपको आँखों में सॉइलिंग हो जाती है, आँखें रेड हो जाती हैं, जैसे कहते हैं कि आँखें आना और इस तरह के जो आँखों के जितने मसाइल हैं वो आपको उसको लगाने की वजह से नहीं होंगे, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो रियाज भाई ने पूछा था बच्चों के लिए जी, इसके अलावा तरबूज के क्या क्या फवायद हो सकते हैं? मैं बता रही हूँ। खाना चाहिए। एक कॉलर ये भी कह रहे थे कि जब आप दूध पी लें उसके बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए। हाँ, तरबूज में खुद ही अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें रखी है कि आपको जो है इसके मतलब इसके 1 घंटे तक अगर आप चावल या दूध और मछली का परहेज़ करें तो बेहतर है। मसला ये है कि 2 ताकतवर चीज़ें आपस में आपके मैदे को पे भार ना बन जाए, ये है। और इसका सबसे बेहतरीन वक्त खाने का सुबह निहार पेट है, इसीलिए हमारे हुक्मा इसमें मिश्री मिला के मगज़ियात मिलाकर इसका शरबत बनाकर सुबह दिया करते हैं। और जो इसका बीज है, अगर आंखें कमज़ोर हो रही है तो इसके जो बीज है इसको लेप अगर सर पे लेप कर दिया जाए तो आँखों को रोशन करने में भी आपको मदद करता है। और खाने का मैं एक चीज़ बता दूं कि तरबूज आप जब ख़रीद लेते हैं हम देखते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा वो ख़राब हो रहा होता है, हल्का से स्मेल आ रही होती है, तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। उसको या तो आप इस तरह काट लें कि आपका जो दूसरा हिस्सा है वो सही हो। और मैं आपको इसी हिस्से से बताती हूँ कि कौन किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है, मगर खुदारा बीज ना निकालें, बीज के साथ देना है। यहाँ तक तो जो है ये सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद ब्यूटी मिनरल्स शुरू हो जाते हैं। जो सफ़ेद पार्ट है ये आपकी खूबसूरती को निखारने में आपकी मदद करता है। जैसे अब मैं बता देती हूँ कि जैसे इसको हमने कट किया, ठीक है, ये इसका आप ये वाला इस तरह हल्का सा रेडनेस रहने दिया और इसका आप पील ऑफ मास्क भी बना सकते हैं। इसको आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, इतना ही चीनी मिला लें और हल्का से चूल्हे पे इसको चलाते रहें, तो फिर क्या होगा, ये पील ऑफ मास्क बन जाएगा जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को निकालने में भी आपकी मदद करेगा। और इसी हिस्से को इस तरह करके आप जो है इसको अपने आँखों पर भी रख सकते हैं, जैसे हम खीरा रखते हैं। देखें, इसको काट लिया और
इसको आप आँखों पर रखें तो डार्क सर्कल्स और को कम करने में, क्रू फीट्स जो आपकी रिंकल्स हो जाते हैं उसको कम करने में, आई बैग्स को कम करने में ये आपकी मदद करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, अच्छा, और जिनके फ्रैकल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो यही वाला पार्ट इसको अच्छी तरीके से आप पूरे चेहरे पे, पूरे हाथों पे, हर जगह आप लगाएं, ये वाइट वाला पार्ट, ठीक है। तो इससे ब्यूटी बड़ी अच्छी मिलती है, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक कॉलर है हमारे साथ खानेवाल से, मेहरून निसा। मेहरून निसा, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे मेरा हेड से बात करनी है। जी, वो आपको सुन रही हैं, आप कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेहरून निसा? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह ठीक है। जी जी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि ना फेस के बाल हैं, बाल तो इस वजह से परेशान है, तो आप बता दें उसके बारे में, कोई हल बता दें। या अपना हमने इलाज करवाना है, तो मेरी बेटी है वो, उसका 17 साल की है वो, तो उसका छोटा है, उसके बारे में मैं। ओके मेहरून निसा, थैंक यू। आपने कहा आपके हेयर, ठीक, हाँ जी जी जी, उमेर हिल साहबा जी। एक्चुअली आवाज़ इनकी क्लियर नहीं थी। एक तो कहा कि हाँ बच्ची की हाइट कम है, उसके लिए मैं बता दी, तो शायद दूसरा इन्होंने कहा था अनवांटेड हेयर्स के लिए। यस, ठीक है, अनवांटेड हेयर्स हैं उसके लिए इन्होंने कहा था। तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए इंशाल्लाह किसी शो में बना के भी दिखा दूँगी। हड़ताल वर्किया जो है एक पत्थर होता है, हड़ताल वर्किया ले लें और उसके साथ अनबुझा चूना मिला लें, दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। हम वज़न लेके इसको बिल्कुल एयर टाइट जार में आपने बंद करके रखना है, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा सा पाउडर निकालें, उसको एग वाइट के साथ पेस्ट बनाएं और जहाँ जहाँ पे भी बाल है वहाँ पे लगा लीजिए। पहले स्किन पैच टेस्ट कर लीजिएगा, इसलिए कि तेज़ होता है। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो उसको फेस पे लगाइएगा, और उसको खुश्क होने नहीं दिया जाता है। आपने लगाया है, 4 से 5 मिनट हार्डली आपको वेट करना है, और उस वक्त तक आप उसको ब्रश के साथ, पानी के साथ गीला रखेंगे। 5 मिनट्स के बाद जो एप्लीकेटर से या बटर नाइफ से उसको आप आहिस्ते से उतार देंगे, तो वो जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। वो तमाम बच्चियां बहनें जिन्होंने आज तक कभी वैक्सिंग नहीं की है, थ्रेडिंग नहीं की है, कोई और चीज़ नहीं की है, तो वो जो अगर इसको इस्तेमाल करती हैं तो बाल उनके बहुत जल्द परमानेंट ख़त्म हो जाते हैं। और जो ये तमाम चीज़ें कर चुके हैं तो उनको फिर कुछ अरसे करना पड़ता है। और दूसरी जो बात थी कि उनकी बेटी का, बच्ची की हाइट की जो बात थी, उसका इंशाल्लाह फिर मैं या तो अपने पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगी, इसलिए कि उसका एक फार्मूला बनता है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, देखिए मेडिसिन तो अलग होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का इंटेक होना। आपकी बॉडी में कैल्शियम होना चाहिए। दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, उसको रस्सी खुलवाएं, स्किपिंग करनी चाहिए। बच्ची जितना स्किपिंग करेगी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। ये जो थंब है, इसको आपने इस थंब से ऐसे प्रेस करना है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को ऑर्डर करता है। इसको आपने ऐसे प्रेस करना है अंगूठे के साथ। जब आप इसको प्रेस करते हैं बड़ा अच्छी तरह से कि आपको फील हो प्रेशर, तो ये दोनों थंब पे आपका प्रेशर आ रहा होता है। ये बच्चों को आदत डाल दें, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की हाइट अच्छी हो, तो उन बच्चों को आदत डाल दें कि आपने 2 से 5 मिनट रोज़ाना इधर थम्स के ऊपर प्रेशर देना है। फर्स्ट ये। सेकंड जो है आपने करना क्या है, ये हमारे वेब्स होते हैं, ये दीज आर वेब्स, इनको आपने ऐसे प्रेशर देना है और ऐसे, मतलब उसको खींच अंदर से प्रेशर करके करना है। ये जो है आपके हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, और साथ साथ स्किपिंग करें, स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग करें। बट ये पॉइंट आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आपको फील होगा कि बच्चे की हाइट बेहतर होना शुरू हो रही है। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ मिसिस एजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसिस एजाज, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी, तो ज़रा डॉक्टर बिल्किस से बात करवा दें। हाँ जी, वो सुन रही हैं आपको, करें बात। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ।
तो बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है। मैंने 2 बातें पूछनी थी, ज़रा मुझे तफसील से बताएं क्योंकि वो समझ नहीं आती। एक दफ़ा वो जब बताती हैं तो बात का पता नहीं चलता। एक तो मेरी बेटी है, उसके ना वाइट सेल हैं 3.78, मतलब 4 से नॉर्मल होते हैं ना, 4 से नॉर्मल शुरू होते हैं। दूसरा मेरा बेटा है, उसके ना थोड़े से बाल पीछे से ना मतलब कम हो गए हैं, और इन 2 बातों का मैंने पूछना है, तो प्लीज आप बता दें क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है, किसी प्रोग्राम में भी नहीं मिलती। नहीं, बात सुने मिसेज इजाज, आपने कहा है वाइट सेल कम हो रहे हैं या वाइट सेल बढ़े हुए हैं, ठीक है? 60 पॉइंट इस तरह तो नहीं समझ आएगा मुझे। 3.78 है। ठीक है, कम है, मतलब नॉर्मल 4 से स्टार्ट होते हैं। कम है। हाँ, अच्छा बिल्कुल। अच्छा आपा एक काम करते हैं मिसेस इजाज जिस तरह कह रही थी ना, सॉरी आपा, मिसेस इजाज जिस तरह कह रही थी ना कि अब मुझे इन डिटेल जवाब देना है आपने, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप मिसेस इजाज को उन सवालों के इन डिटेल जवाब दीजिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ओके जी, वेलकम बैक। बात हो रही है तरबूज पे। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, ख़ास तौर पर इसको खाने से मुतालिक, स्टोर करने से मुतालिक, कितना खाना चाहिए वो। लेकिन उससे पहले जो लास्ट कॉलर थी वो चाह रही थी कि बहुत इन डिटेल उनको जवाब मिलना चाहिए। बिल्किस आपा बता दीजिए 2 प्रॉब्लम्स, एक बालों वाला और दूसरा प्रॉब्लम वाइट सेल्स वाला। वाइट सेल्स, देखें ये इन डिटेल जवाब देने से ज़्यादा बेहतर है कि वो अब उनकी पूरी ना, मुझे CBC विद ESR चाहिए होता है, कंप्लीट ब्लड कल्चर का मुझे मतलब पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स कितने हैं, मोनोसाइट्स कितने हैं, क्यों उनके WBC कम हो रहे हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत सोल्जर्स आपके क्यों कम हो रहे हैं। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। लेकिन दमासा बूटी एक ऐसी बूटी है जो ब्लड के तमाम मसाइल को हल करने में, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर को भी सही करने में आपकी मदद करती है। दमासा बूटी जो है उसको पीस कर आपने देसी घी में हल्का सा भूनना होता है। भूनने के बाद जो है, क्योंकि वो बहुत कांटों वाला होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने पीसना है। उसके बाद बच्चे की हाइट के मुताबिक यानी कि 1/4 चम्मच दिन में 2 बार खानों के साथ देना है। उसके 15 दिन बाद आप रिपोर्ट करा लीजिएगा। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि और क्या मसाइल हैं ताकि आपकी सही तरीके से मदद की जाए। इसके लिए आप किसी भी चैनल पे फ़ोन मत करें, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, ठीक है? ओके। और वो बालों का बता दें। और बालों का क्या पूछा था बेटा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं, उनके बेटे के बैक साइड से सर के। अच्छा, बाल कम हो रहे तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिसकी मदद ले सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर बाल बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं तो अंडे की जर्दी आप एक ले लें, उसमें जो है ना सौंफ को जलाकर सुरमा बना लें, वो उसमें डाल दें, कैस्टर ऑयल डाल के इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके जहाँ से बाल कम हो रहे हैं वहाँ लगा लें। दूसरा, मुलैठी जो है, मुलैठी ज़ाफ़रान दूध में भिगो कर रखें, वो रात को लगाएं और सुबह धो लें। आप देखेंगे कि इससे भी बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता आने लगेंगे। लेकिन अगर बाल जा रहे हैं तो किसी वजह से जा रहे होंगे, तो ये मालूम होना ज़रूरी है कि बाल किस वजह से जा रहे हैं ताकि आपकी सही तरीके से मदद की जाए। ठीक है, एक और कॉलर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अजरा है हमारे साथ। अजरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, मैंने उमर हिल से बात करनी है जी, जल्दी से मैंने पूछना है कि मेरे ना घुटनों में बहुत तकलीफ है, यानी कि वो जो हड्डियां नहीं भुरनी शुरू हो जाती वैसे हैं, और मेरी उम्र भी 46 साल है। तो मैंने इनका एक टोटका किया था, वो इन्होंने सफ़ेद मूसली और वो सफ़ेद तिलों का बताया हुआ था, तो वो भी मैंने ये भी पूछना था वो कितने अरसे तक करना है। और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं, किसी दवाई ना हकीमी से ना डॉक्टरी दवाई किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत तकलीफ होती है, सोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ओके, ठीक है। हाँ जी जी उमेर, मुझे बताए। हाँ जी जी,
जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए होता है कि जैसे इन्होंने कहा इनकी एज 40 शायद इन्होंने कही एज जी 47। और हड्डियों का जो मसला है ये बड़ा कम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम है और जो हम रेमेडीज़ बता रहे होते हैं वो बहुत माइल्ड होती हैं। इनके लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि लहसुन का खोया बनता है। अच्छा, उसमें करना क्या है कि आपने देसी लहसुन लेना 1 पाव के करीब। उस देसी लहसुन को आपने 1 पाव लिया और उसको रात को पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद सुबह जो है आप तकरीबन 2 लीटर जो है दूध लेंगे, ताज़ा दूध, खुला हुआ जो दूध होता है, फ्रेश मिल्क, वो लीजिए। किसी स्टील के बर्तन में या नॉन स्टिक पैन में डालिए और उसके अंदर लहसुन डाल के उसको हल्की आंच पे पकने रख दीजिए। अब वो हल्की आंच पे पकता रहेगा, उसको आपने चमचा चलाते रहना है और अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं हस्बे जायका, अगर शुगर वगैरह का मसला नहीं है तो। उसको हल्की आंच पे जब पकाएंगे तो थोड़ी देर में वो जो दूध है वो फटेगा और जो लहसुन है वो पूरा उसके अंदर घुल जाएगा। आखिर में उसकी कंडीशन शक्ल ऐसी होगी जैसे खोया बन जाता है। वो खोया जब बिल्कुल खोए की फॉर्म में आ जाए उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, खोया बना लेना है। जब वो खोए की फॉर्म में आ जाएगा तो उसको आपने स्टोर करके रखना है। अब इसके जो है सुबह, दोपहर और शाम हाफ टी स्पून खाना है। आजकल गर्मियां हैं, हाफ टी स्पून आपने इसको एज अ मेडिसिन खाना है और ये आपने कम से कम 40 दिन खाना है। आप ये कीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो है, जो दूध होता है उसको फाड़ के उसका जो खोया, जिसे हम कहते हैं चीज़ जो बना लेते हैं घर में, उसका इस्तेमाल भी ये कीजिए। और जो तीसरी चीज़ है जो बहुत ही आसान है, मैं बेशुमार दफ़ा बता चुकी हूँ कि इनके पैरों में दर्द ज़्यादा है, घुटनों का इनका मसला है, तो ये जो 2 हमारी इसकी फिंगर्स हैं, इसलिए आपने करना क्या है कि आपने मास्किंग टेप लेना है, जो पेपर टेप होता है, उसके ऊपर आपने मेथी दाना बिछा लेना है। मेथी दाना बिछा के उसको इस फिंगर के ऊपर लपेट लिया और इस फिंगर के ऊपर रात को सोते वक्त। तो जो आपकी तकलीफ है, जो दर्द है, जो आपसे चला फिरा नहीं जा रहा, ये आपका जो हमारा सुजोग के अंदर होता है, ये आपके सारे दर्द को फौरी तौर पे आराम देगा। आप अपना इलाज करती रहिए, अपने खाने पीने का एहतियात कीजिए, बादी अशिया इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर जोड़ों में, घुटनों में बहुत दर्द है तो तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसका खास ख्याल रखिएगा। ठीक है। और मेथी दाना जब आप रात को बांध लेंगे और सुबह इसको उतार दीजिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिल्किस साहबा, जैसे आप पहले भी बता रही थी कि ये खुद इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं अल्लाह की तरफ से जो तरबूज के अंदर, कि और कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए फ़ौरन, जैसे कि दूध की बात करते हैं। एक तो ये बताइएगा कि इसमें कहा जाता है कि हैज़ा हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दूसरा, मैंने तो ये भी सुना है कि आप दूध के साथ इसका शेक भी बना सकते हैं, तो क्या ये बनाया जा सकता है और पीना सही होता है या नहीं? देखिए, दूध, अब हमारे यहाँ जो दूध भी मिलता है वो भी सही नहीं मिलता। अगर गाय का दूध और कम मिकदार में लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में लेते हुए तो उसको, अब तो स्मूदी भी बन रही है, सही है, हर चीज़ एतदाल से। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हम पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, हम दूसरी चीज़ें भी कर लेते हैं, हम 1 से 2 घंटे का इंतज़ार नहीं करके और दूसरे ग़िज़ाएँ खा लेते हैं। तो अल्लाह ने जिसको इतना कंप्लीट बनाया है, ये हज़म होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसीलिए हर वो चीज़ जो आपके मैदे में जाकर टाइम से हज़म होती है, उसके साथ मज़ीद ताकतवर चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो ताकि आप बीमारियों से बचें। ओके, अब करते हैं हम जी कॉमन क्वेश्चंस, जो कि हर बंदे का मसला होता है। तरबूज जाके जो ख़रीदता है ना, वो सबसे पहले देता है। पहले तो ये बताएं आप बता दें कि कैसे पता चले एक तरबूज देख के कि ये मीठा है या नहीं। जैसे अब इंसान धोखा देते हैं तो फल भी जो है ना धोखा देने लगे। पहले तो ऐसा करते थे कि हम बजा के देख लेते थे। वो बजा के कैसे पता चलता है? इसको उसमें एक डोल सी आवाज़ आती थी, तो उससे लगता था कि नहीं ये मीठा है। तो मैंने आपको कहा ना कि एक जुमला है कि सरफराज धोखा नहीं देगा मगर तरबूज धोखा दे देगा। ओके, लेकिन तो इसका आसान हल ये है कि आप कटवा के उस वक्त देख लें, और कटवाना लाजमी है, क्योंकि हमने अब इसको पकाने के लिए इसको मतलब कि ज़मीन पे जो है ना पकता हुआ नहीं छोड़ते।
सही है, हम जल्दी से मार्केट में ले आते हैं और फिर ये अंदर से फंगस लगा हुआ होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और वैसे कहते हैं कि तरबूज पूरा लाल होना चाहिए, जहाँ बस एक छोटा सा पार्ट सफ़ेद होना चाहिए जो ज़मीन पे लगा हुआ हो, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। सही। उम्मे राहिल साहिबा, सेम क्वेश्चन। जी देखिए, जो बिल्किस ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है कि पहले हम सूंघ के या बजा के ले लिया करते थे और अब तो वो कलर के इंजेक्शंस भी लगा दिए जाते हैं, तो लिहाजा आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। मैं बड़े शौक से अभी कुछ दिन फ्रूट्स लेके आई और बड़ा यकीन से कि जो मैंने सेलेक्ट किया परफेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, अंदर से वो कुछ और ही निकला था। तो वही कटवा के लेना चाहिए। कटवा के जब आप लेते हैं तो वो जहाँ से वो काट के दे रहा है वहाँ से नहीं कटवाना, आपने अपनी मर्जी से कटवाना है, इसलिए कि वहाँ पे वो कलर डाला हुआ होता है और वो क्या करते हैं, यहाँ से बाजी काट के देंगे और ये लाल निकलेगा और दूसरी तरफ से वो सफ़ेद होता है, तो आप कहेंगे भाई हम यहाँ से कटवाएंगे, तो कटवा के ज़रूर देखिए, इससे कि आप अब कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, यानी ये भी धोखा देते हैं कि तरबूज में कलर डाल के, और समटाइम हम तो बड़ी आराम से जाते हैं, जो वो कह रहे होते हैं जी यहाँ से काट के देते हैं, बड़ा सुर्ख भी होगा और मीठा। एक कॉलर भी हमारे साथ, यस, अरीज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरीज, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपा? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। आप मुझसे पूछ रही हैं या हम बिल्किस आपा से बात करना चाह रही हैं? बिल्किस आपा से बात करूं? ठीक है जी, वो आपको सुन रही हैं, करें बात। आपा मेरे जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपा मेरा सवाल ये था, मेरी सारी स्किन बहुत ड्राई है लेकिन मुंह पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है और गर्मियाँ सर्दियों दोनों में मुंह पे इतनी एक्ने। तो अरीज आप तरबूज लगाएं मुंह पे। हाँ जी बिल्किस साहब आपको बता रही हैं। जी आपा प्लीज इनका कोई हल बता दे। नहीं जी आप सही कह रही हैं। इसका हल यही है कि आप तरबूज का ये जो सफ़ेद वाला पार्ट अभी मैंने बताया ना, इसमें भी काफ़ी पानी होता है, इसको जो है अपने चेहरे पे लगा लें। ये गर्मियों का तोहफा है, ये लगा के देखें, इससे ऑयल कुदरती कंट्रोल होगा। तो आप ये लगा के देखें। इससे एक दूसरी चीज़ ये कि इससे रंग जो है साफ़ करने में ये आपकी मदद करता है। तो घर का टोटका आजकल इससे बेस्ट या खरबूजे से बेस्ट कोई नहीं है, आप ये करके देखिएगा। ओके, अब जी अगला कॉमन सवाल वो ये है कि कहा जाता है कि तरबूज को हमेशा ठंडा करके खाएं, लाइक आप खरीद के लाए हैं, गर्म है तो वो ना खाया जाए, क्यों और ठंडा करके खाने के क्या फ़ायदे हैं? उम्मे राहिल साहिबा। देखिए, तरबूज जाहिर सी बात है आप गर्म खाएंगे, जैसे पानी कहा है कि इसमें 85% पानी है। पानी में अगर आप गर्मी में गर्म पानी पिए तो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसकी अफादियत नहीं मिलती है। तभी हम कहते हैं कि मटके का पानी या थोड़ा सा ठंडा रखा हुआ पानी होना चाहिए। तरबूज का जो सही तरीका है खाने का वो यही है कि आप उसको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद उसको खाइए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि होता है क्या है कि जैसे अभी कुछ कॉलर्स भी थे कि पेट ख़राब हो जाता है या हज़म नहीं होता है या पेट में दर्द रहता है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। जो डरते हैं तरबूज खाने से, आप तरबूज ठंडा कीजिए, तरबूज को काटिए और उसके बाद जो है काला नमक, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा इसका पाउडर बना लीजिए और ये मसाला आप छिड़क के खाइए। आपको कभी भी पेट का दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तरबूज खाने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, खाना भी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको जो घबराहट होती है कि तरबूज खाएंगे तो हैवी हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह आपको नहीं होगा। ओके, बुशरा कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बुशरा अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर उमर राहिल से बात करनी है। जी वो सुन रही है, कीजिए बात। जी डॉक्टर उमर राहिल साहब, मेरे बेटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे आपका नंबर चाहिए था। आपको इनका नंबर मिल जाएगा। प्रॉब्लम अगर आप पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं ऑन एयर। नहीं वो मैं जरा इनसे प्राइवेट में बात करना चाह रही हूँ। ओके डन, ठीक है, आपको नंबर मिल जाता है। अभी आप कॉल होल्ड कीजिए, हमारी टीम आपको नंबर दे देती है। ओके, जो पहले वाला सवाल चल रहा था आपा, आप उसका जवाब दे दीजिए। क्या हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए और गर्म तरबूज खाने का कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं नुकसान तो नहीं है, लेकिन मतलब ठंडा खाने से एक फ़रहत बख्श एहसास होता है। गर्मी में ठंडा चीज़ खाएं तो आपको अच्छा लगता है, तो इसलिए आपको इसको ठंडा करके खाना चाहिए।
ओके ठीक है। जैसे लोग पहले ये करते थे कि मटकों में रख देते थे या मिट्टी के बर्तन में खूब सारा ठंडा पानी करके, या स्टील के जो वो मिलते हैं बाल्टियाँ मिलती हैं उसमें रख के खाया जाता था। तो इसी तरह खाएं। तो अब क्योंकि हमारा एक वो बन गया है, साइकोलॉजिकली हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठंडा करके खाना चाहिए, वरना गर्म खाने में भी कोई मजाका नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म खाने से मतलब अच्छा खाने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक कॉलर ले लेते हैं। मिसेस एजाज हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस एजाज, क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी हेलो मिसेस एजाज, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? ठीक, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। तो अगर मुश्किल से मिली है तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी बात अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ जी। तो ये बल्किस आपा के टोटके इलाज बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने कहा इनसे पूछ के फिर आगे चलेंगे। ये फिर आगे कहाँ जाना? आगे कहाँ जाना आपने? बेटी है 15 साल की। जी जी। उसके चेहरे पे ना वाइट, एक तो ब्लैक हेड होते हैं, कईयों को दिखाया, कोई कहता है ये वाइट हेड है, कोई कहता है बेबी एक्नी है, ये करे वो स्किन स्पेशलिस्ट भी मेडिसिन ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कितनी एज बता रही हैं आप अपनी बेटी की? 16 साल। 16 साल। जी बिल्किस आपा, क्या ये भी तरबूज इस्तेमाल कर सकती है उसका वाइट हिस्सा? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वाइट हेड्स और मीलिया में फ़र्क होना चाहिए। मीलिया भी वाइट हेड्स की तरह होते हैं और वो वायरल वॉट्स होते हैं, वो फैलते चले जाते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में फ़र्क पता चल जाए तो ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन मीलिया के लिए मैं बता दूं, जो चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसको पीस कर कैस्टर ऑयल में मिला लें, और जहाँ जहाँ ये वाइट हेड्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये जो है ना ब्लैक हेड्स के लिए भी बहुत अच्छा है और मीलिया के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल बना के फिर जो एयरबड होते हैं जिससे हम कान साफ करते हैं उस पर लेकर जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ लगाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि इससे फ़र्क पड़ेगा। उसको निकालने के बाद खाने का सोडा थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आप चेहरे पर लगा लें, और उसके बाद जो है 2 मिनट बाद उसको ठंडे पानी से उतार लें। तो इससे जो है आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और मीलिया अगर है तो कैस्टर ऑयल का, जिस तरह मैंने बताया कि चॉक पाउडर और कैस्टर ऑयल जो है ना उसको मिक्स करके आप लगा लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओके, फरजाना एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी फरजाना, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं आपको, आपकी पूरी टीम को, दोनों मेहमानों को भी दिल की गहराइयों से खुश रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मुझे दोनों से ही सवाल पूछना है कि मेरे शोहर को ना थोड़ी सी बवासीर की शिकायत हो गई है। तो दवाएं भी खा रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, लेकिन मैंने मिर्चें वगैरह सब बंद कर दी है। उनके दही से ज़्यादातर रोटी जैसे खाते हैं, बगैर मिर्चों का खाना खाते हैं, लेकिन तकलीफ बहुत है। तो मैं इन दोनों से पूछा कि घर की रेमेडी को ऐसी बताएं कि इनकी थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए। और बिल्किस आपा ने मीरा के बीज खाने के लिए बताए थे इस दिल की एलर्जी के लिए, तो वो किस तरह खाने, कब खाने, तो उसका भी बताइएगा। और मैं मेथी दाना खा रही हूँ, तो पानी में इन्होंने कहा था रात को भिगो के खाना है, पीना है, या बॉयल करके पीना है। मुझे ये दोनों भी सवाल जरूर कुछ चाहिएगा। ओके जी ठीक है, तो उम्मे राहिल साहिबा पहले आप जवाब दे दें, फिर बिल्किस आपा की तरफ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने पाइल्स की शिकायत का कहा है वो बिल्किस तो बता देंगे, लेकिन मैं तरबूज से बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका इलाज है तरबूज के साथ, कि तरबूज बजाते खुद एक ठंडा होता है। आपने एक पूरा साबुत तरबूज लेना है, जैसे ये तो कटा हुआ है, लेकिन आपने साबुत तरबूज लेना है मीडियम साइज़ का, और उसमें तकरीबन जो है 5 तोले मजीट, एक हर्ब होती है मजीट के नाम से, 5 तोले मजीट, और तकरीबन 20 जो तोले है वो लेना है आपने मिस्री। दोनों चीज़ों को आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बना के एक जैसे कट लगा के तरबूज के अंदर, जैसे हम चेक करके लेते हैं शगाफ सा लगा के, उसमें ये दोनों चीज़ें आपने भरनी है। भर के इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके उसके ऊपर आटा लगा दें, वो तो जो आपका तरबूज है बंद हो जाएगा। उसको किसी दरख्त की छाँव में रख दें, किसी ठंडी जगह रख दें 21 दिन के लिए। 21 दिन के बाद जब आप उसको निकालेंगे, और उसके बाद निकाल के आपने तरबूज काट के उसको पूरा गूदा निकालना है, मलमल के कपड़े में डाल के उसको छान लेना है। जब वो छानेंगे तो पूरा एक रस निकल आएगा। उस रस को आप स्टोर करके रख लें, और वो जो रस है वो आपने दिन में जैसे तकरीबन हाफ टीस्पून दिन में 3 बार देना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर बहुत जल्द, जब तक वो रस ख़त्म होगा, वो जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा।
नाइस, वेरी नाइस। और बिल्किस आपा यही बात आपसे, क्योंकि वो आप दोनों से जानना चाह रही थी और कुछ और सवाल उन्होंने जो आपने पहले उन्हें बताया हुआ है उस मुतालिक भी किया। मैंने तो टीवी पे बताया था तारा मीरा के बीज, वो मैंने कहा था खाली पेट खिलाएं और बहुत कलील मिकदार में खिलाएं। किसी भी किस्म की एलर्जी होती है उसको ख़त्म करने में मदद करती है। और मैं मेथी दाना हमेशा कहती हूँ भिगो के खाना चाहिए, लेकिन अगर जिनका शुगर लो हो जाता है उनको मेथी दाना सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और बाकी रह गई पाइल्स। पाइल्स आंतों की एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले एहतियात आपको जिस चीज़ से भी एलर्जी हो। बाज़ लोग पाइल्स में बड़ा गोश्त खाते हैं उनको कुछ नहीं होता, लेकिन बाज़ लोग चावल खाते हैं उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए पाइल्स का मतलब है आंतों की चिपक, खुश्की। अब खुश्की को दूर करने के लिए नेचुरोपैथी में लेस, अब लेस का मतलब हम लेते हैं कि सिर्फ इस पागोल की भूसी में लेस है, नहीं, बहुत सारी और चीज़ों में लेस है। भिंडी की लेस है, अरवी की लेस है। ये लेसदार चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मक्खन, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं और आपको पता है कि मक्खन सही है तो मक्खन दूध में डालकर पीना है। और मक्खन दूध में डालने कर पीना आपको 4 बजे से पहले। इलाज के तौर पर सबके लिए, जिन बच्चों को भी अगर कब्ज़ रहता है, आगे जाके पाइल्स हो सकता है, उनको पानी में बिठाएं। बड़े लोग भी नाव तक पानी में ज़रूर बैठें। और अगर आपको इसके टिप्स देखने हैं तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने पूरी, क्योंकि टाइम कम है, आपने ऑल राइट का इसका मतलब है कि ख़त्म कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा का। आप और डॉक्टर उम्मे राहील, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। जी हाँ, हम इजाज़त लेंगे आपसे और आप अपना ख्याल रखिए, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल बेस्ट ऑफ देखना मत भूलिएगा। सी यू ऑन मंडे, बाय बाय। सुबह सवेरे